धातु विज्ञान मेटलर्जी किसे कहते हैं? धातु का उनके खनिज से निष्कर्षण करना। निष्कर्षण माने अलग कर लेना, खनिजों से अलग करना, और उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना। इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी माने टेक्निक को धातु विज्ञान कहते हैं। धातुओं की उपस्थिति ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अधिकतर धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, अपितु वे उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट इन लवणों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मोस्टली क्रियाशील होती हैं, जैसे लोहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ऐसा ही, या नाइट्रेट बन जाता है, सल्फाइड बन जाता है। इसके लिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। परंतु अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं जिन पर हवा, पानी और अन्य प्राकृतिक घटकों का परिणाम नहीं होता, उदाहरण जैसे कि चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये तीनों या इस प्रकार की जो धातुएं हैं वे सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि यह अक्रियाशील धातुएं हैं। धातुओं के ऐसे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, खनिज किसे कहते हैं पूछा जाता है। धातुओं के ऐसे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन आप कर लो। जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्कों में धातु के यौगिक के साथ साथ मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ, ऐसी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। तो आप देख लें, मिट्टी है, रेत है, चट्टानी पदार्थ है। इन अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि कहते हैं। अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करते हैं। अयस्कों से धातुओं के शुद्ध स्वरूप में निष्कर्षण करने की क्रिया को धातु विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। सामान्यतः अयस्कों को खानों से बाहर निकालकर वहीं अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके उपस्थित मृदा अशुद्धि को दूर किया जाता है। इसके पश्चात जहां धातु का निर्माण होता है उस जगह खनिजों का वहन कर वहां धातु का शुद्ध रूप में निष्कर्षण किया जाता है। तत्पश्चात शुद्धिकरण की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके धातु को अधिक से अधिक शुद्ध किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को भी धातु विज्ञान के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो धातु विज्ञान के क्या सिद्धांत हैं? धातु विज्ञान के क्या सिद्धांत है? अयस्क से निष्कर्षण द्वारा शुद्ध स्वरूप में धातु प्राप्त करने के सोपान अग्रलिखित हैं। पहला सोपान है अयस्कों का सांद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्कों की मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। तमाम तरह की मृदा अशुद्धियाँ जो ऊपर बताई गई हैं उन्हीं को अलग कर दिया जाए और जो अयस्क प्राप्त होगा वही सांद्र माने ज़्यादा अयस्क वहाँ होगा, अशुद्धियाँ कम होंगी। इस प्रक्रिया में अयस्कों से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धातुओं के यौगिकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। सांद्रीकरण की विविध पद्धतियाँ हैं, परंतु किस पद्धति का उपयोग करें यह अयस्क से प्राप्त होने वाली धातु के भौतिक गुणधर्मों और
अयस्कों में उपस्थित मृदा अशुद्धियों पर निर्भर होता है। साथ ही धातुओं की अपक्रियाशीलता पर और शुद्धिकरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर होता है। सांद्रीकरण करते समय पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ऐसे विविध घटकों का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। अयस्कों के सांद्रीकरण की कुछ सामान्य पद्धतियाँ ये हैं, जैसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। गुरुत्वीय पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी कण मृदा अशुद्धि के हल्के कणों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग वहीं किया जा सकता है जहां पर भारी और हल्के ऐसे इस तरह का है। भारी कण मृदा अशुद्धि को हल्के कणों से हम अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो है पृथक्करण की प्रक्रियाएं हैं। पहला है विल्फी टेबल पद्धति। विल्फी टेबल मेथड क्या है? पृथक्करण की इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े कम ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगाकर विल्फी टेबल बनाया जाता है। यह टेबल लगातार कंपन करता रहता है। ऐसे टेबल लगातार कंपित होता रहता है। इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। अयस्क का यह चूर्ण अयस्कों के छोटे टुकड़ों से बाल मिल का उपयोग करके बनाया जाता है। टेबल के ऊपरी सिरे से पानी प्रवाहित करते हैं। हल्की मृदा अशुद्धि पानी के प्रवाह के साथ दूर चली जाती है, जिसके अयस्क की मात्रा अधिक और मृदा अशुद्धि की मात्रा कम हो जाती है। जो हल्का रहेगा पानी के बहाव के साथ वह दूर चला आएगा, और जो शांत रहेगा वो दूर नहीं जा पाएगा, वो अटक जाएगा। ऐसे सभी भारी कण लकड़ी के छोटे टुकड़ों के पीछे अटक जाते हैं और खांचों में से आगे जमा होते जाते हैं। दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति का कार्य आटे के चक्की के कार्य पर आधारित होता है। चक्की की ही तरह इसमें एक शंक्वाकार पात्र होता है, जो निचले सिरे पर शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है। टंकी के ऊपरी सिरे पर पानी बाहर जाने के लिए एक टोंटी होती है और निचले सिरे से पानी छोड़ने के लिए एक नली होती है। एक टोंटी और एक नली दो होती है, जैसे कि इस यहाँ पर देखें, एक ये है टोंटी, एक टोंटी है, इधर नली है। कैसे काम करता है? बारीक पिसा हुआ अयस्क ऊपर से टंकी में डालते हैं। टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर की ओर भेजा जाता है। नीचे से तीव्र वेग से पानी का प्रवाह भेजा जाता है। किधर? ऊपर की साइड में। मृदा अशुद्धियाँ हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण वे टंकी के ऊपरी सिरे पर स्थित टोंटी से पानी के प्रवाह के साथ बाहर निकलकर अलग जमा। अब यहाँ से हल्की अशुद्धियाँ जो है मृदा अशुद्धि बाहर निकल जाएगी। साथ ही अयस्क के भारी कण टंकी के निचले सिरे में तली में जमा किए जाते हैं। अब देखें, जो हल्का है इस टोंटी से तो बाहर आ जाता है, लेकिन जो भारी है वो भारी, ये तो थोड़ा देखो नली क्या है, अंदर ऊपर तक है, तो ये जो वजनदार होगा उस नली के निचले हिस्से में, इधर नली तो ऊपर तक है और टंकी के निचले सिरे तक यहाँ आ जाता है और यहाँ पर ये इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। साथ ही अयस्क के भारी कण टंकी के निचले सिरे से तली में जमा किए जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह पद्धति गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित होती है, जिसके कारण समान आकार के कण उनके विशिष्ट भार के कारण पानी की सहायता से अलग किए जाते हैं। तो ये तो था सांद्रीकरण करने की प्रक्रिया में। और दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। इसमें इस कौन से प्रकार के अयस्क सांद्रित किए जा सकते हैं जिसमें चुंबकीय प्रभाव का असर पड़े? लोहे के दो प्रकार के रोलर और उन पर लगातार गोल घूमने वाला पट्टा।
इस यंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक रोलर अचुंबकीय होता है और दूसरा विद्युत चुंबकीय। रोलर पर घूमने वाला पट्टा यह चमड़े का या पीतल का जो अचुंबकीय होता है। रोलर पर घूमने वाले पट्टे पर जो सिरा अचुंबकीय रोलर की ओर होता है उस सिरे पर अयस्क का चूर्ण गिराते हैं। चुंबकीय रोलर के नीचे 2 संग्राहक होते हैं। अब यहाँ से देखिए, इस टंकी की सहायता से इस पर अयस्क का चूर्ण गिराया जाता है। तो ये एक चुंबकीय रोलर है और ये अचुंबकीय रोलर है। तो यहाँ पर जो है ये चुंबक के कारण, जो चुंबकीय है तो इसके कारण जो चुंबक के कारण ये इधर आकर के गिर रहा है और जो अचुंबकीय घटक है इसमें आकर के गिर रहा है। अयस्क के अचुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित नहीं होता, अतः वे घूमने वाले पट्टे पर बहते बहते आगे जाते हैं और चुंबकीय रोलर से दूर रखे संग्राहक में गिरते हैं। उसी समय अयस्क के चुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर पर चिपके रहने के कारण रोलर के पास रखे संग्राहक में, अब दोनों ये चुंबकीय पदार्थ यहाँ गिरेगा, अचुंबकीय पदार्थ इधर गिरेगा, क्योंकि वो चिपक नहीं पा रहा है इस रोलर से। इस प्रकार अयस्क में उपस्थित चुंबकीय और अचुंबकीय कण उनमें स्थित चुंबकीय गुणधर्मों के कारण अलग किए जाते हैं। इसमें किस तरह के जो है अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है, लिखा है कैसिटराइट। यह टिन धातु का अयस्क है। इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टेनिक ऑक्साइड, यह अचुंबकीय घटक, और फेरस टंगस्टेट विद्युत चुंबकीय पद्धति से उनका पृथक्करण किया जाता है। अगला प्रोसेस है फेन उत्प्लावन पद्धति, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फेन उत्प्लावन पद्धति से यह अयस्कों में उपस्थित कणों के परस्पर जल स्नेही हाइड्रोफिलिक और जल विरोधी हाइड्रोफोबिक, इन 2 परस्पर विपरीत गुणधर्मों पर आधारित होती है। इसमें धातु के सल्फाइड के कण उनके जल विरोधी गुणधर्मों के कारण प्रमुख रूप से तेल से भीग जाते हैं और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा अशुद्धियाँ पानी से भीग जाती हैं। इस गुणधर्म का उपयोग करके फेन उत्प्लावन पद्धति से कुछ विशिष्ट अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। फेन उत्प्लावन पद्धति में, माने इस पद्धति में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरी हुई एक बड़ी टंकी में डालते हैं। देखो जैसा ही है। कुछ विशिष्ट वनस्पति तेल, उदाहरण के रूप में जैसे पाइन के तेल, नीलगिरी के तेल इत्यादि का झाग निर्माण करने के लिए पानी में डालते हैं। सस्ता भी पड़ता है तेल और झाग का निर्माण करता है। जब बड़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, हवा का प्रवाह किया जाता है, तो उसमें फेन झाग उत्पन्न होता है। उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। उत्प्लावक टंकी के मध्य भाग में स्वयं के अक्ष के चारों ओर घूमने वाली एक मथनी होती है। ये मथनी है। मथनी का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं। जो हवा का झोंका आ रहा है उसके कारण मथनी घुमाया जाता है, तो हवा के कारण बुलबुले उड़ते हैं। मथनी के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर झाग बनता है, जो जल की सतह पर तैरने लगता है। इसलिए इस पद्धति को हम फेन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशिष्ट सल्फाइड अयस्कों के कण मुख्य रूप से तेल में भीगने के कारण झाग के साथ पानी पर तैरते हैं। उदाहरण जैसे जिंक सल्फाइड है, कॉपर पाइराइट है, के सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग तरह के अयस्कों का सांद्रीकरण अलग अलग विधि से किया जा सकता है। और भी सांद्रीकरण का एक तरीका है निक्षालन, लीचिंग। एल्युमिनियम, सोना, चांदी इन धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने का पहला चरण अर्थात निक्षालन पद्धति। इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगो कर रखते हैं।
विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अपक्रिया होकर अयस्क उसमें घुल जाते हैं, परंतु मृदा अशुद्धि की अपक्रिया न होने के कारण वह नहीं घुल पाती है पानी में, अतः वह अलग कर ली जाती है। अब चाहे छान करके, चाहे प्रक्षालन करके, चाहे जो भी तरीका अपना करके उसको अलग कर ली जाती है। उदाहरण के स्वरूप में बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम के इस अयस्क का सांद्रीकरण निक्षालन पद्धति से करते हैं। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क को जलीय NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के विलयन में भिगोकर रखने से उसका प्रमुख घटक एल्युमिनिया घुल जाता है। तो एल्युमिनियम Al2O3 का जो है ये इसमें NaOH में या सोडियम कार्बोनेट में घुल जाता है। बाकी अशुद्धि को आप अलग कर लो, छान लो। अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय धातु के धनायनों द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपचयन कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है धनायनों द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के धनायन का अपचयन करते हैं। अपचयन किस प्रकार करना है यह धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। अब क्रियाशीलता श्रेणी से हमको पता चलता है।